हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पे कर रहे हैं ESIC एग्ज़ाम की तैयारी, जो कि होने जा रहा है 7 जुलाई को। सो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है टू डू ऑल द सब्जेक्ट्स प्रॉपरली, थ्योरी से थॉरली सारी चीज़ें आप कर सकते हो। सो अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, सो आप बैचेस जो हैं ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो आपको क्या करना है, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 2 बैचेस हैं हमारे पास, एक है इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच जो कि है 1499 का, एंड एक है हमारे पास फुल थ्योरी बैच जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी करेंगे, प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, प्लस MCQ करेंगे, जो कि है ओनली 2499 का। 3 मंथ्स के ये दोनों बैचेस हैं। दोनों में ही आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी एंड डाउट क्लासेस मिलेंगी। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके जो है बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 7973244089 7973244089 पे आप मैसेज करके फटाफट से बैच ज्वाइन जो है कर सकते हैं। सो चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। सो 110 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। 111th क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम यूज्ड बाय द नर्स व्हेन परफॉर्मिंग बेड बाथ टू एन इमोबिलाइज्ड पेशेंट विद द ट्यूबरक्लोसिस। तो अगर एक टीबी वाला पेशेंट है जो कि इमोबिलाइज्ड है, मतलब कि जो बेड रिडन है, ठीक है ना, उसको आप एक बेड बाथ दे रहे हो, तो आप क्या क्या आइटम जो है यूज करेगी नर्स? सर्जिकल मास्क, गाउन एंड प्रोटेक्टिव आईवियर, हेपा मास्क, गाउन, ग्लव, सर्जिकल मास्क एंड ग्लव्स, नन। सो देखो, अगर आप किसी भी टीबी वाले पेशेंट को, क्या है ये, एक कम्युनिकेबल डिसीज है, ठीक है ना, एक कम्युनिकेबल डिसीज है। देखो, इसका जो इन्फेक्शन है वो वाया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है फैलता है। अगर पेशेंट आपके सामने स्नीजिंग करता है, कफिंग करता है, या फिर उसके आप आर्टिकल्स ऐसे छूते हो जिसपे उसका बैक्टीरिया जो है प्रेजेंट है। किससे होती है टीबी? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ठीक है। सो इनसे जो है टीबी का पॉजिटिव एजेंट है, ठीक है। अब ऑब्वियसली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होगी तो मास्क तो आपको डालना है। अब यहाँ पे आप इसको बेड बाथ भी दे रहे हो, मतलब कि उसको आप बेड पे ही बाथ दे रहे हो, पेशेंट इमोबिलाइज है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ग्लव्स, गाउन एंड मास्क, हेपा मास्क, ठीक है, ये डालना पड़ेगा टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम द इन्फेक्शन, ताकि आपको वो इन्फेक्शन जो है हो ना जाए। ग्लव्स जो है आपको डालने पड़ेंगे, क्योंकि आप क्या दे रहे हो, उसे बेड बाथ दे रहे हो। गाउन आप इसलिए डालोगे ताकि कोई भी जो उसका आप उसको बात दे रहे हो, कोई भी चीज़ आपके गाउन को, आपका जो यूनिफॉर्म है उसको क्या ना कर दे, कंटेमिनेट ना कर दे। एंड मास्क तो आपको लगाना ही लगाना है। सो जो ऑप्शन नंबर सही रहेगा इज ऑप्शन नंबर 2, और ये ESIC का ही पिछला क्वेश्चन है, पिछले पेपर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट शुड बी परफॉर्म्ड एनुअली ओवर एज ऑफ 50 टू स्क्रीन फॉर कॉलन कैंसर। सो अगर आपको किसी के कॉलन कैंसर को डायग्नोज करना है तो कौन सी स्क्रीनिंग जो है पेशेंट को करानी चाहिए 50 ईयर्स के बाद? एब्डोमिनल CT स्कैन, एब्डोमिनल एक्सरे, कोलोनोस्कोपी, फीकल अकल्ट ब्लड टेस्ट। तो ऑब्वियसली आप ये तो आपने पढ़ा होगा, आपको पता भी होगा, फीकल अकल्ट ब्लड टेस्ट जो है किया जाता है कॉलन कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। और जिनको मतलब हो सकता है, जिनको चांसेस होते हैं, जेनेटिक फैक्टर होता है, उनको बोला जाता है कि 50 की एज के बाद आप स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दो। अकल्ट ब्लड टेस्ट जो है वो करवाना है फीसिस का, ठीक है, और ईयरली ये जो टेस्ट है करवाया जाता है। कोलोनोस्कोपी करते हैं कॉलन की विजुअलाइजेशन, ठीक है ना, एंडोस्कोप डाल के आप क्या करते हो, कॉलन की विजुअलाइजेशन की जाती है। एब्डोमिनल एक्सरे एंड CT स्कैन क्या है? इमेजिंग टेस्ट है जो कि डिटेक्ट करती है ऑर्गन्स की पोजीशन को एंड कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह की चीज़ों को आपको बताते हैं। सो जो हम कॉलन कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए टेस्ट कराएंगे आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज इज अ फीकल अकल्ट ब्लड टेस्ट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। For which of the following substance should a nurse test to determine if nasal discharge containing CSF? So अगर किसी के nasal discharge आ रहा है तो आप उसमें कौन सा टेस्ट करोगे जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो डिस्चार्ज है इसमें CSF तो नहीं है। CSF मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है ना, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहीं नेजल डिस्चार्ज में आ तो नहीं रहा। इसके लिए आप क्या देखोगे? ग्लूकोज, ब्लड, एल्ब्यूमिन, HCO3। सो एक टेस्ट होता है सबसे पहले तो जिसको हम बोलते हैं हेलो टेस्ट। क्या बोलते हैं? हेलो टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, आप नेजल डिस्चार्ज लोगे पेशेंट का, एक टिश्यू के ऊपर उस नेजल डिस्चार्ज को करवाओगे। अगर उसकी ऐसे रिंग बनती है, ठीक है ना, ऐसी रिंग बनती है, ठीक है, येलो और बीच में ऐसे रेड कलर की लाइन,
ठीक है ना, येलो एंड बीच में रेड कलर की लाइन, देन इट मीन्स ऐसे रिंग बन जाएगी उसके डिस्चार्ज की गोल एकदम से, देन इट मीन्स उसमें CSF है। अदरवाइज अगर आप CSF को डिटेक्ट करना चाहते हो तो उसके नेजल डिस्चार्ज को आप लैब में भेजोगे तो उसमें अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है देन इट मीन्स कि वहाँ पे CSF प्रेजेंट है, क्योंकि CSF में ग्लूकोज पाया जाता है, ठीक है ना, CSF में ग्लूकोज होता है। सो ये हेलो टेस्ट से भी क्वेश्चन आता है और इससे भी आता है। एक क्वेश्चन आता है कि अगर CSF में ब्लड दिखे, ठीक है, RBCs प्रेजेंट है, देन इट मीन्स क्या है, हैमरेज है, इंटरनल हैमरेज है, ठीक है ना। CSF के 3 क्वेश्चंस करवाए हैं, हेलोज टेस्ट जिसमें आप देखते हो कि रिंग बन रही है, रिंग फॉर्मेशन हो जाती है एक डिस्चार्ज की, नहीं तो डिस्चार्ज आप वैसे अगर नोज से आ रहा हो तो आप देखोगे तो उसकी रिंग नहीं बनती, इसकी खुद ब खुद ही रिंग बन जाती है। देन CSF में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, और अगर आप CSF में RBCs देख रहे हो, रेड ब्लड सेल्स देख रहे हो जो कि प्रेजेंट नहीं होते और आ रहे हैं, देन इट इज एन इंटरनल हैमरेज की कंडीशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज नॉट सीन इन प्रिवेंटिंग प्रेशर इंजरी। सो इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो यूज नहीं होती प्रेशर इंजरी, बेड सोर, जिसको आप बेड सोर भी कहते हो, उसको प्रिवेंट करने में। प्रमोट रबिंग मसाजिंग द बॉडी प्रॉमिसिंग, मॉनिटर पेशेंट न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, मेंटेन गुड स्किन हाइजीन, प्रिवेंट शियर इन्फेक्शन। सो देखो इनमें से कौन सी जो है स्ट्रेटजी यूज नहीं होती। कभी भी आप बेड सोर पे रबिंग मसाजिंग नहीं करते, ठीक है ना, उससे क्या होता है कि वहां पे रेडनेस और थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। बॉडी प्रॉमिसेस पे कभी भी विग्रसली कभी मसाज नहीं करनी, कभी भी वहां पे क्या करना नहीं है, रबिंग नहीं करनी, ठीक है। आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, फ्रिक्शन नहीं होने देना उस एरिया पे, ठीक है ना, बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं होने देना। चेंज करनी है पोजीशन पेशेंट की एवरी 2 आवर्ली उसकी, अगर पेशेंट मोस्टली एक इनको होता है जो कि लंबे समय से बेड रिडन होते हैं, एक ही जगह पे लेटे रहते हैं, ठीक है, और पेशेंट जो ज़्यादातर अंडर वेट होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनकी बोन्स जो है ज़्यादा विजिबल होती हैं, सो वो ज़्यादा फ्रिक्शन करती हैं। सो मॉनिटर करना है पेशेंट का हाइड्रेशन लेवल प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है, गुड स्किन हाइजीन रखना है, उसकी स्किन प्रॉपरली उसको पोजीशन चेंज करो, उसकी स्किन को हमेशा असेसमेंट में रखो, चेक करो फॉर एनी रेडनेस, ठीक है, एनी ब्लैकिशनेस कुछ भी, और शेयर फ्रिक्शन जो है वो नहीं होनी देनी, क्योंकि अगर फ्रिक्शन होगी तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे। सो हम क्या चीज़ नहीं करते, नॉट सीन इन प्रिवेंटिंग, सो रबिंग एंड मसाजिंग द बॉडी प्रॉमिसेस, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, ये नहीं किया जाता। और इससे ये भी क्वेश्चन आता है कि आपको क्या करना चाहिए, पोजीशन एवरी 2 आवर्ली पेशेंट की हमें चेंज करनी है। नेक्स्ट है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर एपिलेप्सी। सो एपिलेप्सी क्या है, ये एक सीजर्स का डिसऑर्डर है, ठीक है ना। इसमें क्या पढ़ते हैं, पेशेंट को फिट्स पढ़ते हैं, ठीक है, जो नर्व सेल्स हैं वो डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, डिसऑर्डर ऑफ नर्व सेल्स है, जिससे ब्रेन की एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और पेशेंट को सीजर्स फिट आते हैं, ठीक है। मोस्टली ये जो एपिलेप्सी है ये जेनेटिकली चलती है। तो फर्स्ट एड क्या रहेगी, टू प्रोटेक्ट द पेशेंट, टू क्लीन द एयरवे, टू प्रोवाइड रेस्ट एंड कंफर्ट, टू गिव मेडिकेशन। अब सीजर्स है पेशेंट को, सो ऑब्वियसली पेशेंट को किस चीज़ से, हमेशा सीजर्स वाला क्वेश्चन आए तो हमेशा पेशेंट को इंजरी से प्रोटेक्ट करना है, ठीक है ना, प्रोटेक्ट करना है। शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हटा दो, पेशेंट अगर उसको फिट्स पड़ रहे हैं तो उसकी साइड से सारी चीज़ें हटा दो जहाँ पे वो गिर सकता है और अपने आप को चोट लगवा सकता है। पेशेंट को कभी भी टाइट लाइन नहीं पकड़ना, एयरवे बिटवीन द सीजर्स आपको कभी नहीं क्लियर करना, क्योंकि फिर पेशेंट उसको अपने जो है टूथ उनको तोड़ सकता है, ठीक है। रेस्ट एंड कंफर्ट जो है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट नहीं रहेगा, फर्स्ट एड मतलब एपिलेप्सी वाले को ट्रीट करने के लिए फर्स्ट एड, तो हमेशा उसको प्रोटेक्ट करो, ठीक है। सो फर्स्ट जो प्रायोरिटी रहेगी वो हमेशा प्रोटेक्शन रहेगी। नेक्स्ट है विच एग्जामिनेशन इज डन टू कंफर्म टीबी का मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इससे हमने बहुत से क्वेश्चन किए, अभी 116 क्वेश्चन में से हमने 3-4 मेनिंजाइटिस के क्वेश्चन कर लिए हैं। एंड वन मोर थिंग, बैचेस देखो अभी ओपन हो चुके हैं, तो आप विदाउट एनी डिलेज जो है बैचेस ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। एक हमारा बैच है इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच, जो कि है बस 1499 का, बहुत ही अफोर्डेबल बैच है। और एक है हमारे पास फुल थ्योरी बैच, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक भी करेंगे एंड MCQs भी करेंगे, अनैटमी भी करेंगे। सो सारी चीज़ें हैं इस बैच में। जो ये बैच है 2499 का, सो दोनों में से कोई भी बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। दोनों में ही आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, डाउट क्लासेस भी इसी में ही मिलेंगी आपको, एंड साथ ही साथ आपका ये जो बैच है वो लाइव एंड रिकॉर्डेड रहने वाला है। लाइव भी आप लगा सकते हो और इसकी रिकॉर्डिंग्स भी आप रेगुलरली अपने साथ देखते रहोगे। सो कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले, टाइम वेस्ट ना करते हुए। दोनों बैचेस बहुत अफोर्डेबल है, 1499 2499। सो क्वेश्चन पे चलते हैं कि कौन सा टेस्ट आप करो
करोगे टीबी मेनिंजाइटिस की कंफर्मेशन के लिए? स्पूटम एग्जाम, सीएसएफ एग्जामिनेशन, स्पाइनल टेप या फिर लंबर पंचर? सो देखो, जब भी आपको टीबी मेनिंजाइटिस के लिए चेक करना है तो हम कभी लंबर पंचर नहीं करते, हम सीएसएफ एग्जामिनेशन करते हैं। ये है ईएसआईसी के पुराने पेपर का क्वेश्चन। और हमेशा जो बच्चे हैं वहाँ पे लंबर पंचर लगाए थे, नहीं, हमेशा जो है मेनिंजाइटिस हुआ है। मेनिंजाइटिस में दो तरह के मेनिंजाइटिस होते हैं, बैक्टीरियल, अब ये पता होगा जिसको उसको अच्छे से पता होगा, वायरस, ठीक है। सो इन दोनों में ही हम सीएसएफ के एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो सीएसएफ में ग्लूकोज का लेवल कम होगा। अगर वायरस प्रेजेंट है तो सीएसएफ में प्रोटीन का लेवल कम होगा। समझ गए ना? इसीलिए मेनिंजाइटिस है टीबी वाला तो भी हम सीएसएफ एग्जामिनेशन ही करेंगे, क्योंकि हमें ये भी पता करना है बैक्टीरियल वायरल है कौन सा मेनिंजाइटिस है, तो हमेशा आप सीएसएफ ही एग्जामिनेशन करते हो। नेक्स्ट है द की इंस्ट्रक्शंस टू बी गिवन टू द पेशेंट एंड द केयर गिवर विद एपिलेप्सी इज फॉलो एक्सेप्ट। कल भी एक एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन मैंने कराया था, जिसका मैंने गलती से प्रायोरिटी ऑप्शन बता दिया आपको, पर एक्सेप्ट नहीं बताया। सो उसको मैं अभी वीडियो के बाद ठीक करवा देती हूँ। सो देखो, इनमें से कौन सी इंस्ट्रक्शन आप पेशेंट को दोगे जिसको एपिलेप्सी है और उसके केयर गिवर को दोगे, एक्सेप्ट कौन सी नहीं दोगे? एक इनमें से आप नहीं दोगे। टेक शावर इन द बाथटब, मेंटेन मेडिकेशन एंड सीजर चार्ट, टेक मेडिकेशन डेली, अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग एंड हाइपोग्लाइसीमिया। सो देखो, सारी जो है इनमें से 3 बिल्कुल सही है। आप ये भी बोलोगे कि मेडिकेशन प्रॉपरली लेनी है, ये भी बोलोगे कि मेडिसिन डेली लेनी है, अल्कोहल, स्मोकिंग एंड हाइपोग्लाइसीमिया जो है, हाइपोग्लाइसीमिया क्यों? पेशेंट एकदम से क्या हो जाएगा, उसको वट आएगा, उसको चक्कर आएंगे, गिर जाएगा और फिर पेशेंट को पता नहीं चलेगा वो कहाँ गिर रहा है और वो चोट लगवा सकता है। सो इनमें से क्या नहीं बोलना? बाथ टब, अगर वो शावर ले रहा है बाथ टब में, बाई चांस उसे उसमें सीजर आ गया, एपिलेप्सी वाला पेशेंट है, तो क्या हो जाएगा, फिर उसको इंजरी हो सकती है। इसलिए आपको ये चीज़ नहीं बोलनी है, पेशेंट को अंडर द ऑब्जर्वेशन ही बात लिया जाता है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्रेन डिसफंक्शन इन हिपैटिक इंसेफलोपैथी। सो जो हिपैटिक इंसेफलोपैथी है, पिछले क्लासेस में भी मैंने आपको करवाया है कि हिपैटिक इंसेफलोपैथी क्या होती है। जो हिपैटिक इंसेफलोपैथी है, इसमें मोस्ट कॉमनली ब्रेन का कौन सा डिसफंक्शन का कॉज होता है, ठीक है ना? सिरोसिस ऑफ लीवर विद पोर्टल एंड हाइपरटेंशन, हाई प्रोटीन डाइट, बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड यूरीमिया, एक्सेसिव डायूरेसिस, डिहाइड्रेशन एंड इन्फेक्शन, सम मेडिकेशन, फीवर एंड सर्जरी। सो हिपैटिक इंसेफलोपैथी क्यों होती है? जब बॉडी में अमोनिया गैस का लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है। अमोनिया गैस कैसे इंक्रीज होती है? जब लीवर के सेल्स जो है प्रॉपरली अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट नहीं करते और यूरिया को बॉडी से नहीं निकालते, ठीक है ना? लीवर क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करवाता है, ठीक है ना, तभी वो बाहर निकल पाती है गैस। पर अभी लीवर के सेल्स तो खराब हो चुके हैं, तो वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कैसे कराएंगे? सो मोस्टली क्या कॉज होता है हेपेटिक इंसेफलोपैथी का? अगर पेशेंट को आप हाई प्रोटीन डाइट दे रहे हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड यूरीमिया है, हाई प्रोटीन डाइट क्या करेगी? अमोनिया की फॉर्मेशन ज़्यादा करेगी। बैक्टीरिया जो है वो सेल्स को और ख़राब करेगा। यूरीमिया जो है वो ब्लड में जो है यूरिक एसिड और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसका लेवल इंक्रीज है, तो ऑब्वियसली पेशेंट को अब क्या होगा? हिपैटिक इंसेफलोपैथी। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है पेशेंट विद द हिपैटिक इंसेफलोपैथी। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन एक्यूरेट वे टू डिटरमाइन द नीड फॉर ऑक्सीजन इन पेशेंट विद सीओपीडी। तो इनमें से सबसे अच्छा एक्यूरेट वे क्या है कि आप सीओपीडी वाले पेशेंट की, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज वाले पेशेंट का जो ऑक्सीजन नीड जो है चेक कर पाओगे कि उसको कितनी ऑक्सीजन की नीड है। तो कैसे चेक करोगे? उसका स्किन कलर ऑब्जर्व करोगे, चेंज देखोगे वाइटल साइंस में, पेशेंट को बोलोगे कैसे आप फील कर रहे हो, या फिर ब्लड गैस। तो देखो सीओपीडी वाले पेशेंट में होती है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इसे लो फ्लो ऑक्सीजन चलाते हैं, 1 से 2 लीटर ही ऑक्सीजन इस पेशेंट को चलती है, ठीक है ना? इसमें हम मोस्ट एक्यूरेटली क्या चेक करते हैं? एबीजी, ठीक है ना, आर्टीरियल ब्लड गैस। क्यों? क्योंकि ये हमें पीएच के बारे में भी बताएगी, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताएगी, ऑक्सीजन के बारे में भी आपको पेशेंट के पूरी और जानकारी देगी। इससे आप पता कर सकते हो कि पेशेंट को कितनी ऑक्सीजन की नीड है और कितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी ब्लड स्ट्रीम्स में इस टाइम प्रेजेंट रिटेन कर रहा है। सो द एक्यूरेट वे एक ही है ब्लड गैस का। नेक्स्ट है द फ्लूइड रिप्लेसमेंट फॉर बर्न पेशेंट कैन बी इवेल्युएटेड आफ्टर 48 आवर्स बाय। सो जो आप फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हो बर्न पेशेंट में, वो
48 आवर्स बाद कैसे इवैल्यूएट करते हो, ठीक है ना, आफ्टर 48 आवर आप कैसे इवैल्यूएट करोगे जो आपने फ्लूइड रिप्लेसमेंट दी है बर्न पेशेंट को, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लूइड जो है लॉस होता है बर्न पेशेंट में, तो उनको फ्लूइड रिप्लेसमेंट चलती है, ठीक है ना, देते हैं ना हम आरएल रिंगल रेक्टेट देते हैं, ठीक है ना। सो जो ये आप कैसे 48 आवर्स बाद ही इवैल्यूएट करोगे कि ठीक है कि नहीं, वेट करके यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूरिन आउटपुट, या फिर पेरिफेरल पर्ट्यूशन। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए आप पेशेंट को 48 आवर्स बाद कैसे चेक करोगे कि जो है वो प्रॉपरली हुई है कि नहीं हुई इन चारों ऑप्शन में से। जो हमने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, सो वो क्वेश्चन था कि वो कौन सा टर्मिनोलॉजी होती है जिसमें पेशेंट ना बोल पाता है ना अंडरस्टैंड कर पाता है जो बोले हुए वर्ड्स है, तो उसको हम बोलते हैं अफेजिया। सो जिन्होंने भी सेकंड ऑप्शन पे टिक किया था दे आर राइट। और एक क्वेश्चन मैंने और करवाया था 104 जिसमें एक्सेप्ट बोला गया था, ठीक है ना, प्रायोरिटी, इमीडिएट प्रायोरिटी, ये तीनों ऑप्शन है, पर इनमें से भी जो सेकंड है ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। मैंने कल एक्सेप्ट आपको नहीं बताया था, मैंने कल गलती से आपको प्रायोरिटी के बारे में बता दिया था। सो सेकंड ऑप्शन जो प्रायोरिटी रहेगी, पर जो ये फोर्थ है ना ये अभी एक्सेप्ट में रहेगा, ये अभी प्रायोरिटी में नहीं आएगा, न्यूट्रिशन ऑफ द चाइल्ड, क्लियर ना। तो एक्सेप्ट, आई एम सॉरी मैं भूल गई थी, सो इसको आप लोग क्लियर कर लेना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए हो। क्वेश्चन क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो रेगुलरली क्वेश्चंस के लिए। और अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं तो फटाफट से विदाउट एनी डिले आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज कर सकते हो विदाउट एनी डिले, ठीक है ना। 2 बैचेस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच, जो कि ओनली 1499 का है, 3 मंथ्स का बैच है, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। दूसरा बैच जो है फुल थ्योरी वाला बैच है हमारा, जिसमें हम एनाटमी भी करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करेंगे, हर एक सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक करेंगे, प्लस एमसीक्यूज भी करेंगे। ये जो बैच है ये है 2499 का, 3 मंथ्स का बैच है दोनों। इसमें आपको ये सब चीज़ें प्रॉपरली करवाई जाएंगी, क्योंकि एसआईसी बेसिक क्वेश्चंस जो पूछता है, आप बस इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके कोई भी बैच में इनरोल करवा सकते हैं विदाउट एनी डिले। सो ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। मिलती हूँ कल की वीडियो में, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।